सुप्रभातम मित्रों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं व्याकरण का दूसरा विभाग। और व्याकरण का दूसरा विभाग कौन सा था? शब्द विभाग। और शब्द विभाग के अंदर अपन ने हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ा था। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ा था। और उत्पत्ति के आधार पर अपने शब्द कितने थे? उत्पत्ति के आधार पर अपने शब्द कितने थे? 5। कितने थे? 5। कौन कौन से थे? 5 कौन कौन से थे? तत्सम, दूसरा कौन सा था? तद्भव, और तीसरा कौन सा था? विदेशज या विदेशी। चौथा कौन सा था? देशज। और 5वां कौन सा था? शंकर। शंकर एक अलग होता है भगवान शिव के अर्थ में, वो अलग है। और ये इसका अर्थ अपन ने पढ़ लिया था। क्या होता है इसका अर्थ? मिश्रण। क्या होता है इसका अर्थ? मिश्रण। ये 5 शब्द अपन ने पढ़े थे। तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान के नियम पढ़ लिए थे। उसके बाद में विदेशी शब्द कौन कौन से हैं, कौन कौन सी भाषा से हैं, ये अपन ने पढ़ लिए थे। जापानी के पढ़े थे, चीन के पढ़े थे, अरबी के पढ़े थे, और साथ ही फ्रांसीसी आदि के भी जो अपन ने शब्द बताए थे। अगले क्रम में यदि अपन आगे बढ़े तो अपना दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। व्युत्पत्ति के या रचना के या बनावट के आधार पर शब्द। तो व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 3। कितने भेद होते हैं? 3। और वो कौन कौन से होते हैं? वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं? वो 3 भेद होते हैं अपने नंबर 1 रूढ़ शब्द, और नंबर 2 यौगिक। नंबर 2 कौन? यौगिक। और नंबर 3 पे कौन आएगा? योग रूढ़ शब्द। किस पे आएगा? योग रूढ़ शब्द। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। नंबर 2 पे ये देखना है यौगिक शब्द किसे कहते हैं, और नंबर 3 पे देखना है योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। पहचान में सबसे पहले हम देखें रूढ़ शब्द के बारे में बात करें। वे शब्द, परिभाषा देखो, वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हो। वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जैसे मैंने शब्द लिख दिया आकाश, नदी, मेढक, पानी। ये जो शब्द हैं इन्हें यदि अपन तोड़ें तो तोड़ने पर क्या नहीं हो? सार्थक खंड न बने। सार्थक खंड से तात्पर्य क्या है? जैसे 2 शब्द कोई भी टूटे और उन दोनों का ही क्या निकले? अर्थ निकले, तो वो खंड क्या होते हैं? सार्थक खंड होते हैं। तो यहाँ अपन ने जो बात कही है कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आकाश, नदी, मेढक, पानी, ऐसे जो शब्द हैं
जो किसी एक ही अर्थ में क्या हो गए, रूढ़ हो गए, क्या हो गए, रूढ़ हो गए, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यदि अपन बात करें नंबर 2 पे, तो नंबर 2 पे बात करते हैं यौगिक, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, योग और इक शब्द क्या बन गया, यौगिक। अब ये जो यौगिक शब्द है, योग का अर्थ सामान्य हम क्या लेते हैं, योग का अर्थ जोड़ना, जुड़ने से, तो हम कह सकते हैं वे शब्द जिनका क्या किया जा सकता हो, सार्थक खंड किया जा सकता हो, और सार्थक खंड होने के बाद दोनों का ही अपना अलग अलग अर्थ निकलता हो, और अलग अलग अर्थ निकलने के बाद यदि अपन बात करें फिर भी वो अपने एक प्रचलित अर्थ में क्या हो जाते हैं, एक प्रचलित अर्थ में वो भी क्या हो जाते हैं, ऐसे ऐसे रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। अगर अपन यहाँ बात करें तो मैं पहले थोड़ा लिख देता हूँ, फिर आपके समझ में आसानी रहेगी। तो देखो यदि मैं बात कर दूं कि समस्त संधि युक्त शब्द जितने भी हैं, समस्त संधि युक्त शब्द, समास युक्त, उपसर्ग युक्त व प्रत्यय युक्त, यानी कि संधि युक्त शब्द, समास युक्त शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय से, इन सब से ही कौन से शब्द बनते हैं, यौगिक शब्द बनते हैं। कौन से शब्द बनते हैं, यौगिक शब्द बनते हैं। इन सब से कौन से शब्द बनते हैं, यौगिक शब्द बनते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो संधि युक्त शब्द, समास युक्त शब्द, उपसर्ग युक्त और प्रत्यय युक्त, यानी कि इन चारों से ही कौन से शब्द बनते हैं, यौगिक शब्द बनते हैं। तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो और उनका यदि इन शब्दों का सार्थक खंड क्या है, किया जा सकता है, और सार्थक खंड करने के बाद ही दोनों का ही अपना अलग अलग क्या हो, अर्थ निकले। अलग अलग अर्थ निकलने के बाद भी, जैसे मैं एक यहाँ लिखूं आपके सामने, अलग अलग अर्थ निकलने के बाद भी वो एक अपने विशेष अर्थ में ही, अब ध्यान देना, विशेष अर्थ का मतलब है जो शब्द है उसी के अर्थ के अनुसार। जैसे मैंने लिख दिया एक शब्द, जैसे मैं इसके लिए लिख रहा हूं यौगिक के लिए, जैसे मैंने लिखा एक शब्द प्रत्यक्ष। अब ये जो शब्द प्रत्यक्ष है इसका छेद करो, तोड़ो, प्रति धन अक्ष नहीं, प्रति धन अक्षी, प्रति धन क्या हो गया, अक्षी। अब जो ये प्रति धन अक्षी है, यदि बात करें प्रति का अर्थ, तो प्रति का अर्थ क्या हो गया, सामने, और अक्षी का अर्थ क्या हो गया, आंख। इस प्रत्यक्ष शब्द का जो अर्थ हमारे सामने निकल कर आया वो क्या आया, आंखों के सामने। अब देखो आंखों के सामने, अब ये प्रत्यक्ष है, अपने अर्थ में वापस इसका मूल अर्थ वही आएगा जो शब्द का है। यहाँ प्रति का अर्थ सामने, अक्षी का अर्थ आंख से, इन दोनों का ही अर्थ अलग अलग है, लेकिन ये अपने स्वयं के अर्थ में क्या हो रहा है, रूढ़ हो रहा है। तो ये कौन सा शब्द हो गया, यौगिक हो गया। यानी कि ये ने प्रत्यक्ष का अर्थ हो गया आंख के सामने। ऐसे ही ऐसे देखो मैंने लिख दिया एक शब्द अभ्यर्थी, क्या शब्द लिख दिया मैंने, अभ्यर्थी। ये कैसे टूटेगा, अभिधनार्थी। अब देख लो, अभिधनार्थी, अभि का अर्थ हो गया तरफ, और अभि का अर्थ हो गया तरफ, और अर्थी का अर्थ क्या हो गया, ज्ञान। अब यह अर्थी का अर्थ ज्ञान रहा हूं, तो इसका मतलब है इस अभ्यर्थी शब्द का अर्थ क्या आया, जो ज्ञान के चारों ओर घूमता हो। देखो जो ज्ञान के चारों ओर घूमता है वो क्या कहलाता है, अभ्यर्थी। तो अभि का अर्थ तो क्या आया, अभि का अर्थ आ गया तरफ,
और यहाँ अर्थी का अर्थ अपन ने क्या लिया, ज्ञान। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसी प्रकार से यौगिक शब्दों की जब अपन बात करेंगे, यौगिक शब्दों की अपन जब बात करेंगे तो उसकी परिभाषा क्या रहेगी, वे शब्द, वे रूढ़ शब्द, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। वे रूढ़ शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो, वे क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द। आप देखो, वे शब्द यौगिक होते हैं, यौगिक होते हैं जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, सार्थक खंड किए जा सकते हैं, सार्थक खंड किए जा सकते हैं, लेकिन 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 उन सार्थक खंडों का अपना अलग अलग अर्थ होगा, अलग अलग अर्थ होगा, अलग अलग अर्थ होगा, परंतु वह शब्द अपने ही अर्थ में रूढ़ हो जाता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अब देखो, वे रूढ़ शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो, उन्हें भी क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, यौगिक। उन्हें भी क्या कहेंगे, यौगिक ही कहेंगे। और उन्हें भी क्या कहेंगे, यौगिक ही कहेंगे। दूसरा, अथवा में लिखें अपन इसी की परिभाषा, वे शब्द यौगिक होते हैं जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हो, सार्थक खंड किए जा सकते हैं, लेकिन उन सार्थक खंडों का अपना अलग अलग, ये दो सार्थक खंड हैं, जैसे एक अभी और दूसरा अर्थी, ये एक मूल शब्द है, इनके दो खंड कर दिए। इन दोनों ही सार्थक खंडों का अलग अलग क्या होगा, अर्थ होगा, परंतु वह शब्द अपने ही अर्थ में क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा, अपने अर्थ। अभ्यर्थी, विद्यार्थी का जो एक अर्थ में हो गया ज्ञान की तरफ, यानी अभ्यर्थी जो ज्ञान के चारों ओर घूमता हो, क्या हो गया, अभ्यर्थी। अब प्रति और अक्षी, प्रति का अर्थ सामने से, अक्षी का अर्थ आंख से, लेकिन इन दोनों के अर्थों को छोड़कर ये प्रत्यक्ष आंखों के सामने के अर्थ में क्या हो गया, रूढ़ हो गया, के अर्थ में क्या हो गया, रूढ़ हो गया। इन शब्दों को क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। अब यौगिक शब्द बनते हैं किन किन से हैं, तो अभी मैंने लिखा था किस किस से बनते हैं यौगिक शब्द, किन किन से बनते हैं, तो बनते हैं, अपने अभी लिखा मैंने, संधिसारी, समास, उपसर्ग, और साथ में अंतिम चौथा कौन सा हो गया, प्रत्यय। इन सभी से क्या बनते हैं, यौगिक शब्द बनाए जा सकते हैं। इन सब से क्या बनाए जा सकते हैं, यौगिक शब्द बनाए जा सकते हैं। अब यदि अपन बात करें किसकी, उदाहरण की, यौगिक शब्दों में, तो अपन यदि मैं लिखूं, जैसे देखो लिखे तो क्या लिख सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं? विद्यालय, राष्ट्रपति, विद्यालय राष्ट्रपति, कृष्णार्पण, और भी ऐसे संधियुक्त शब्द हैं जो अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सीढ़ीमार, जो भी संधियुक्त शब्द हैं वो सारे किस में आएंगे? यौगिक शब्दों में आएंगे। अभी अपन यौगिक शब्द पढ़ रहे हैं और संधियुक्त पढ़ रहे हैं। यहां अपन ने लिखा है कि इसमें समास होते हैं, वो भी क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। और उपसर्ग से बनने वाले शब्द भी क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। और संधि युक्त सारे शब्द भी क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। लेकिन अभी अपन योग रूढ़ की परिभाषा पढ़ेंगे। योग रूढ़ के अंदर भी समास में जो बहुब्रीहि का भाग है वो पूरा योग रूढ़ में आएगा। यौगिक वाला ही किस में आएगा? योग रूढ़ में आएगा। कैसे आएगा योग रूढ़ में? थोड़ा ध्यान देना। ऐसे ढेर सारे हैं अपने पास में। यौगिक शब्दों में महर्षि लिख सकते हो, राजमाता लिख सकते हो, दूध वाला लिख सकते हो। ये सारी यौगिक शब्द ही हैं। अब यदि अपन बात करें योग रूढ़ की, किसकी बात करें? योग रूढ़ की। तो योग रूढ़ में क्या होगा? परिभाषा देखो पहले, सबसे पहले वे यौगिक शब्द, वे यौगिक शब्द जो किसी एक विशेष अर्थ में, किसी एक विशेष अर्थ में, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं तीसरे अर्थ में। विशेष अर्थ से तात्पर्य तीसरे, विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए, उन्हें योग रूढ़, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब विशेष अर्थ में कैसे? जैसे मैंने लिखा पीतांबर, मैंने लिखा पीतांबर। ये जो पीतांबर शब्द है, पीतांबर शब्द पीत और अंबर के योग से मिलकर बना है, बना है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ कौन सा अर्थ? एक विशेष अर्थ। और वह विशेष अर्थ कौन सा है? जिसका अर्थ भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, जिसका अर्थ भगवान विष्णु के रूप में रूढ़ हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। कौन से अर्थ में रूढ़ हो जाता है? भगवान विष्णु के अर्थ में क्या होता है? रूढ़ हो जाता है। इसीलिए इस पीतांबर जो शब्द है, अब पीतांबर शब्द में यदि बात करें तो पीतांबर में कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है, दोनों है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से यदि कोई शब्द एक विशेष अर्थ या तीसरे अर्थ में क्या हो जाए? रूढ़ हो जाए, तो वह क्या हो जाएगा? योग रूढ़। अब ये भाग यौगिक में दो जरूर होते हैं, शब्द के दो टुकड़े बनते हैं, दोनों का अपना क्या होता है? अर्थ विशेष होता है, लेकिन वो अपने ही अर्थ में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। ये अपने अर्थ में नहीं हुआ, एक विशेष अर्थ में। और पित और अंबर मिलकर क्या बना शब्द? पीतांबर। और पीतांबर का शब्द क्या लिया? पीले वस्त्र न लेकर क्या ले लिया? भगवान विष्णु। तो यहां पर तीसरे अर्थ में भगवान विष्णु के रूप में यह अर्थ क्या हो गया? रूढ़ हो गया। इसीलिए इसमें कौन सा पीतांबर कौन सा शब्द है? योग रूढ़। अब यदि ऐसे ऐसे अपन बात करें तो मुरारी शब्द देखो, एक
मुरारी। अब मूर्धन अरि से मिलकर जो शब्द बना है वो शब्द कौन सा है? मुरारी। मूर्धन अरि से मिलकर यानी कि मूर और अरिस के योग से मिलकर बना शब्द कौन सा हो जाएगा? मुरारी। और जिसका अर्थ क्या लिया जाएगा? कृष्ण के रूप में क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। राक्षसों का नाश करने वाला, अरियों का नाश करने वाला वो कौन था? भगवान श्री कृष्ण। तो ये कृष्ण के अर्थ में क्या हो गया? रूढ़ हो गया। एक बड़ा अच्छा शब्द है, जैसे नकटा, कटी हुई है नाक जिसकी, कटी हुई है नाक जिसकी। अब ध्यान दो, एक शब्द में ये क्या आएगा? नक कटा भी किस में आएगा? योग रूढ़ में ही आएगा। कैसे आएगा? कटी हुई है नाक जिसकी, वह कौन है? बेशरम। वह कौन हो गया? बेशरम। तो ये नक कटा कौन से तीसरे अर्थ में? बेशरम के अर्थ में क्या हो गया? रूढ़ हो गया। इस वजह से नक कटा शब्द भी किस में आएगा? अपने योग रूढ़ में आएगा। यौगिक और योग रूढ़ में इतना ध्यान रखना है कि इसमें शब्द अपने ही अर्थ में क्या होता है? शब्द अपने ही अर्थ में क्या होता है? रूढ़ हो जाता है। खंड आराम से बनते हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, सही बात है, लेकिन ये एक विशेष अर्थ में क्या होता है? रूढ़ होता है। मतलब शब्द अपने अर्थ को छोड़कर तीसरे अर्थ को क्या करता है? देता है। इस वजह से कौन सा शब्द हो गया? ये योग रूढ़ हो गया। तो इसी क्रम में अपन ने व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर कितने शब्द पढ़ लिए? 3। कौन कौन सा? रूढ़, दूसरा कौन सा? यौगिक, और तीसरा कौन सा? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये 3 शब्द अपने अभी पढ़े। तो थोड़ा ध्यान देना, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, मतलब रूढ़ और योग रूढ़ में, तो थोड़ा ध्यान देना। यौगिक और योग रूढ़ में हल्का सा ध्यान रखना है। यदि सार्थक खंड बने, दोनों का अर्थ निकले, लेकिन वह अपने ही अर्थ में क्या हो? प्रयुक्त हो, तो हो जाएगा यौगिक। सार्थक खंड बने लेकिन वह अपने अर्थ में न प्रयुक्त होकर किसी तीसरे अर्थ में, अर्थात एक विशेष अर्थ में क्या होता हो? प्रकट होता हो, तो वो हो गया योग रूढ़। वे शब्द जिनके सार्थक खंड बने ही नहीं, अपने ही अर्थ में क्या रहे? रूढ़ रहे, उन्हें क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। तो ध्यान देना, ये थे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। अब यदि अपन बात करें आगे, तो अपना शब्द तीसरे शब्दों के 2 हो गए कंप्लीट। हमने शब्दों के वर्गीकरण में 4 डिवाइड किए थे। पहला किया था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा किया था व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा किया था रूप परिवर्तन के आधार पर। या अब देखो, भाग संख्या नंबर अपन यदि बात करें, शब्दों के वर्गीकरण में आगे बढ़े, तो आगे अपना आएगा रूप परिवर्तन के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर, या अपन इसको लिख सकते हैं व्याकरण की दृष्टि से। व्याकरण की दृष्टि से, या अपन इसको लिख सकते हैं विकार के आधार पर, विकार के आधार पर। तो अब आपके दिमाग में तुरंत ही आया होगा, विकार के आधार पर आते ही कितने भेद होते हैं इसके? 2। कौन कौन से? एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। दूसरा कौन सा होता है? अविकारी। इस अविकारी को क्या कहते हैं? अव्यय। अब ध्यान दो, विकारी शब्द भी अपन ने कितने पढ़े थे? 4 पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? कौन कौन से बताए थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी भी अपन ने कितने पढ़े थे? 4 पढ़े थे। कौन कौन से थे? याद है कि भूल गए? 4 कौन कौन से पढ़े थे?
सबसे पहले पढ़ा था अपन ने क्रिया विशेषण। कौन सा पढ़ा था? क्रिया विशेषण। नंबर दो पे कौन सा पढ़ा था? विस्मयादि बोधक। और नंबर 3 पे कौन सा पढ़ा था? समुच्चय बोधक। और नंबर 4 पे कौन सा पढ़ा था? संबंध बोधक। ध्यान ये रखना है कि विकारी कौन से हैं और अविकारी कौन से हैं। तो हम विकारी शब्दों की बात करें तो सबसे पहले कौन सा लेंगे अपन? संज्ञा शब्द लेंगे। उसके बाद सर्वनाम विशेषण क्रिया, फिर क्रिया विशेषण विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। नमस्कार मित्रों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार आप मेरा सहयोग करता रहे, जिससे कि मैं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता रहूं। धन्यवाद।